किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट और मोशन में होना रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा, और रेफरेंस फ्रेम में ही तो ऑब्जर्वर होते हैं, दैट मींस ऑब्जर्वर पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। मैं जाकर के बी से पूछूं, बताओ प्लेटफॉर्म तुम्हें कैसा लग रहा है? प्लेटफॉर्म चल रहा है सर। बताओ पेड़ पौधे तुमको कैसे लग रहे हैं? वो भी चल रहे हैं सर। सो हेलो एवरीवन, मैं विराज आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल शिक्षा आजादी पर। आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, क्लास 11th का चैप्टर 3, जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। काफी एनर्जी आज भरा हुआ है मेरे अंदर और उम्मीद है कि आप लोग भी एनर्जी से भरपूर होंगे। ठीक है, आज बेसिकली काइनेमेटिक्स या फिर यूं बोल लीजिए कि मैकेनिक्स की शुरुआत है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, पेशेंस आपको रखना है। पार्ट बाय पार्ट मैं क्लियर करते जाऊंगा कि कहां आपको क्या समझना है और कहां आपको क्या नहीं समझना है। दोनों चीजें जरूरी होती है भाई साहब। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं नोट्स के बारे में, है ना। तो आज आपका ये लेक्चर जो है वो अपलोड होगा। इस लेक्चर के वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, और पार्टिकुलरली ये जो लेक्चर है आपका फर्स्ट लेक्चर, इसके लेक्चर के नोट्स का भी आपको लिंक मिलेगा। तो आप वहां से क्लिक करके टेलीग्राम से इस लेक्चर का नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब पूरे कंप्लीट होल चैप्टर का नोट्स भी मैं आप लोग को क्या कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। मोशन जो आप वर्ड सुनते हो, जो नाम सुनते हो, फिजिक्स इसे अपने एक ब्रांच में रखा है जिसका नाम है मैकेनिक्स। क्या है डियर? मैकेनिक्स उसका नाम है ना। मैकेनिक्स उसका क्या है, नाम है। अब सवाल है कि मैकेनिक्स क्या होता है? अब सवाल है कि मैकेनिक्स जो है वो क्या होता है? मैकेनिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है, मैकेनिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जो डील करता है मोशन और फोर्सेस के बारे में, है ना। मोशन और फोर्सेस के बारे में। तो आप बोल सकते हो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन एंड फोर्सेस। ठीक है, तो ये किसका स्टडी करवाता है आप लोग को? तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं, है ना, स्टडी ऑफ मोशन एंड फोर्स, स्टडी ऑफ मोशन एंड फोर्स। ये मैकेनिक्स का आपके सामने क्या रहा, एक डेफिनेशन रहा। इंट्रोडक्शन पे भी बात कर रहे हैं, काफी स्मूथली हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। अब मैकेनिक्स के कुछ पार्ट्स हैं। मैकेनिक्स के क्या है, कुछ पार्ट्स हैं। जैसे मैकेनिक्स का सबसे पहला पार्ट है काइनेमेटिक्स। क्या है? काइनेमेटिक्स है, जो आप आज से क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। इसमें आप पढ़ोगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, इन तमाम चीजों का डिस्कशन जो है वो इस ब्रांच में होगा। तो पहला पार्ट क्या है मैकेनिक्स का, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है भाई साहब? तो काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का एक पार्ट है, काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का एक पार्ट है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, और उसके बिना रीजन के, मतलब वो क्यों मोशन में है, इस चीज को बिना कंसीडर किए हुए। तो आप बोल सकते हो काइनेमेटिक्स क्या है? तो आप बोल सकते हो इसमें स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल विदाउट नोइंग इट्स काउज, है ना। तो आप काइनेमेटिक्स में लिखना मेरे साथ, साथ साथ नोट्स बनाते जाना, है ना। काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग काउज, है ना। मतलब बिना रीजन जाने मोशन का स्टडी जिस ब्रांच में करेंगे हम लोग फिजिक्स के, उसको क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स। और इसका दूसरा पार्ट है डायनेमिक्स। इसका दूसरा पार्ट क्या है, डायनेमिक्स है। और डायनेमिक्स क्या होता है? तो डायनेमिक्स में भी हम लोग मोशन का ही स्टडी करते हैं, बट इसमें हम लोग रीजन जानते हैं। तो आप लिख सकते हो इसमें स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने देखा मैकेनिक्स क्या होता है। तो मैकेनिक्स भाई साहब फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन और फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। मैकेनिक्स को अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक काइनेमेटिक्स और एक क्या है, डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में मोशन पढ़ते हैं, डायनेमिक्स में भी मोशन पढ़ते हैं। छोटा सा फर्क है, छोटा सा अंतर है। अंतर यह है कि
काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन किस वजह से हो रहा है ये नहीं जानते हैं, न जानने का कोशिश करते हैं, और जब डायनेमिक्स पढ़ते हैं तब ये जानने की कोशिश करते हैं कि मोशन एक्चुअल में हो क्यों रहा है और इसका रीजन क्या होता है, फोर्सेस। तो आप कैसे समझोगे कि आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो या डायनेमिक्स पढ़ रहे हो? तो आप मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, रिलेटिव मोशन, जब इन तमाम चीजों के बारे में पढ़ रहे होंगे तो आप ये समझो कि आपने क्या पढ़ा, काइनेमेटिक्स पढ़ा। और जब आप फोर्सेस को पढ़ने लगेंगे, जब आप जानने लगेंगे कि फोर्सेस क्या हैं, कितने टाइप्स के फोर्सेस हैं, फोर्सेस की वजह से क्या क्या हो सकता है ना, तो आप ये समझ लेना कि आप डायनामिक्स को क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। दैट मीन्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जब स्टार्ट होगा तो आपका डायनेमिक्स क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि न्यूटन साहब ने कहा था कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को तब तक नहीं चेंज करेगा जब तक उस पर फोर्स ना लगाया जाए। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी है। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा। अब इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान देना, सबसे पहले तो एक चीज क्या करना, ध्यान देना कि काइनेमेटिक्स में कुछ लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं और डायरेक्ट रेस्ट और मोशन के बारे में बताते हैं, है ना। उसके बाद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सभी पढ़ाने लगते हैं। बट ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि आपको इन तमाम चीजों से पहले एक चीज जानना पड़ेगा जिसका नाम है रेफरेंस फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका नाम है वो जानना पड़ेगा। भारी नहीं है बच्चा, ध्यान देना, मैं समझा दूंगा, भारी नहीं है। मेरा मानना है कि कोई भी चीज आसान और भारी नहीं होता है, उसको समझने और समझाने का तरीका जो है वो आसान या फिर भारी हो सकता है। तो आप पेशेंस रखना, हर एक चीजें आपको स्मूथली समझ में आएंगी। तो सबसे पहले मैं मिटा लेता हूं, उसके बाद हेडिंग बनाता हूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। काफी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, मजा आ जाएगा आपको समझ करके। और एक बात ध्यान रखना, किताब में लिखा हुआ ये जब आप देखते हो तो आपका सर जो है ऐसे ऐसे चकराने लगता है, बट यहां आपको इतने स्मूथली समझ में ये चीजें आएंगी कि आपने कल्पना भी नहीं किया होगा, है ना। तो बड़े आसानी तरीके से हम आपको समझाने जा रहे हैं अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मेरे साथ आप सभी हेडिंग बनाना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हेडिंग क्या बनाना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उससे पहले ये जो हमने लिखा था अभी से पहले उसे मिटा लेता हूं, मिटाने में काफी दर्द हो रहा है ना, क्योंकि बड़े प्यार से मैंने लिखा था, बट कोई बात नहीं, ठीक है। चलो हेडिंग बनाओ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है भाई, थोड़ा सा समझते हैं। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सबसे पहले लिख लो मेरे साथ कि क्या होता है। लिखना, कोऑर्डिनेट सिस्टम along with a clock is said to be frame of reference। क्या होता है भाई, थोड़ा सा क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, है ना। जो लिखा मैंने उसे देख करके आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, जो मैंने लिखा उसे देखकर बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। समझते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो क्या होता है। लिखा है कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विथ अ क्लॉक इज सेड टू बी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नहीं आया कुछ भी समझ में, मुझे भी बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आया, रट्टा मार के मैं आया था और मैंने यहां पर लिख दिया। चलो भाई अब समझने का क्या करते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं कि एक्चुअली फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो क्या होता है। एक्चुअली में फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो क्या होता है समझने का कोशिश करते हैं। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए तीन चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए, तीन चीजें चाहिए। एक चाहिए ऑब्जर्वर, एक चाहिए क्या, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या होता है भाई, जो मोशन को एब्जॉर्व करेगा, जो मोशन को एनालाइज करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर। आप यूं समझे कि कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसे देखने वाला क्या कहलाएगा, ऑब्जर्वर कहलाएगा। उसे देखने वाला क्या कहलाएगा, ऑब्जर्वर कहलाएगा। ये पहला चीज है। दूसरा चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों चाहिए आपको, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको मिलते हैं x, आपको मिलते हैं y और आपको मिलते हैं z। और आप जानते हो इसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, जहां तीनों कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है भाई। क्या होता है, जीरो होता है। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है और ये z कोऑर्डिनेट है। अगर कहीं पर कोई पार्टिकल हो तो उस पार्टिकल का ओरिजिन से हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और साथ में साथ डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, जो कि मैंने आपको
आपको वेक्टर में, पोजीशन वेक्टर में क्लियरली समझाया है। अगर नहीं पढ़े हैं पोजीशन वेक्टर तो जाइए देखिए, चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है और आसानी से समझिए। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे। मैंने क्या बोला, एक ऑब्जर्वर चाहिए, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए और एक क्लॉक चाहिए जिससे आप टाइम देख सको। एक क्लॉक चाहिए, घड़ी चाहिए जिससे आप क्या देख सको, टाइम देख सको, कितने समय तक मोशन हुआ, कब मोशन स्टार्ट हुआ, कब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, कब मूविंग था, कब रुकने वाला था, कब चला था। इन तमाम चीजों का आप समय जो है वो जान पाओ, कंसीडर कर पाओ, इसके लिए आपको चाहिए क्या, एक क्लॉक चाहिए। और इस तीनों चीजों को मिला करके अगर आप एक साथ देखोगे तो वही कहलाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सर अभी भी नहीं आया, मुझे उम्मीद है अभी नहीं आया होगा। अब जो बोलने जा रहा हूं उससे आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह है जो मूविंग ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को डिस्क्राइब करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को डिस्क्राइब करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को डिस्क्राइब करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब करता है। मतलब मोशन के जितने भी पैरामीटर हैं जिससे मोशन को हम लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं, परख सकते हैं, उन तमाम चीजों को डिस्क्राइब करने वाला ही रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। बोल क्या आप समझ में आया या नहीं आया? तो सर ठीक है, अगर आप बोले कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिफाइन करने वाला कहलाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये क्लॉक और ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? अरे भाई, जब तक ऑब्जर्वर नहीं होगा तब तक तो तू रेस्ट और मोशन समझ ही नहीं सकता है। वो क्यों नहीं समझ सकता है? थोड़ी देर बाद समझ में तुमको आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों रिलेटिव वर्ड हैं। जब मैं रेस्ट और मोशन जब तुमको बताऊंगा तब ये तमाम चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आपको अगर विशेष कुछ समझ में नहीं आए रेफरेंस फ्रेम में तो आप इतना याद रखना, एक्स, वाई, जेड कोऑर्डिनेट और साथ में साथ क्या मिला लो, टाइम। इन्हीं को कंबाइंड करने के बाद आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या मिलता है आपको? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिलता है। क्या करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? मोशन के कुंडली को खोल डालता है। आपके लिए मोशन को समझना क्या कर देता है? आसान कर देता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बोल कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? थोड़ा सा और इस पे मैं डिस्कशन करता हूं। जैसे यहां पर कोई पार्टिकल है ना, पी पॉइंट पर कोई पार्टिकल, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगा तभी तो जान पाएगा कि ये कितने डिस्टेंस पर है। कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगा तभी तो जान पाएगा कि ये एक्स से कितना एंगल पर है, तो मान ले थीटा, वाई से कितना एंगल पर है, थीटा 2, जेड से कितने एंगल पर होगा तो बोल दे थीटा 3। तो ये डायरेक्शन को डिफाइन करेगा कि एक्स, वाई एंड जेड से इतने एंगल पर है। कोऑर्डिनेट सिस्टम ये बताता है। ऑब्जर्वर क्या करता है? वो देखता है एक्चुअली पार्टिकल रेस्ट में है या मोशन में। और क्लॉक क्या करेगा? वो टाइम बताएगा, कब मोशन स्टार्ट हुआ, कब स्टॉप हुआ। बोल मजा आया? अगर आया तो कमेंट कर, अगर मजा आया तो कमेंट करके बताना कि हाँ सर रेफरेंस फ्रेम समझने में है ना थोड़ा सा मजा जो है वो आया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस फ्रेम जो है वो दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है डियर? दो तरीके का रेफरेंस फ्रेम होता है ना। एक को हम लोग बोलते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और एक को बोलते हैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अब एक बात ध्यान रखना, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मैं आपको अभी समझा सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम जो है इसके बारे में मैं डिटेल जानकारी दूंगा। थोड़ा सा भी याद रखना, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम जो होता है, इनर्शियल टाइप है रेफरेंस फ्रेम का, वो ऐसा रेफरेंस फ्रेम होता है जिसमें ऑब्जर्वर का मतलब क्या? मोशन को देखने वाला, मोशन को परखने वाला, मोशन को समझने वाला, उसे क्या कहेंगे? ऑब्जर्वर कहेंगे। तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वह रेफरेंस फ्रेम होता है जिसमें ऑब्जर्वर का वेलोसिटी या तो जीरो होगा, मतलब रेस्ट में होगा, वो ऑब्जर्वर रेस्ट में होगा, और नहीं तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो जब ऑब्जर्वर रेस्ट में रहे या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तब उस रेफरेंस फ्रेम को, उसके द्वारा बनाए गए रेफरेंस फ्रेम को इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहेंगे। और जब ऑब्जर्वर का वेलोसिटी वेरिएबल हो, मतलब उसके पास एक्सेलरेशन हो, तब उसके द्वारा बनाए गए रेफरेंस फ्रेम को हम लोग नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहेंगे। बोल मजा आया? चल अब आगे बढ़ता हूं। अच्छा, रेफरेंस फ्रेम अगर नहीं रहे तब क्या करोगे? मान लो कि ठीक है रेफरेंस फ्रेम पढ़ाया सर, रेफरेंस फ्रेम रहे ही ना, तब क्या करोगे? तो जब भी रेफरेंस फ्रेम स्पेसिफाई नहीं होगा तब आप ग्राउंड को
रेफरेंस फ्रेम कंसीडर करोगे, है ना। व्हेन रेफरेंस फ्रेम इज नॉट स्पेसिफाइड देन वी कंसिडर्ड ग्राउंड एज अ रेफरेंस फ्रेम। इस बात को याद रखना कि जब भी रेफरेंस फ्रेम के बारे में समझ में नहीं आए, ग्राउंड को क्या मान लेंगे कि ये क्या है, रेफरेंस फ्रेम है। तो थोड़ी सी जानकारी आपको रेफरेंस फ्रेम के बारे में मिल गई। अब आगे मैं बढ़ता हूं और आपको समझाता हूं रेस्ट एंड मोशन। और चैप्टर का एक्चुअल शुरुआत जो है, चैप्टर का एक्चुअल शुरुआत जो है वो अब हो रहा है। चैप्टर का एक्चुअल शुरुआत अब हो रहा है। अब आप समझो रेस्ट क्या होता है और आप समझो मोशन क्या होता है। तो आप सभी, है ना, मेरे साथ हेडिंग बनाना रेस्ट एंड मोशन। मेरे साथ क्या करना, हेडिंग बनाना रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। रेस्ट एंड मोशन समझना, वो मैं वैसे नहीं समझाऊंगा कि टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो तो रेस्ट में है, टाइम के साथ टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो तो मोशन में है, टाइम के साथ पोजीशन चेंज ना हो तो रेस्ट में है। मैं एक्चुअल में दिखाऊंगा आपको फिजिक्स के हेल्प से कि कब पार्टिकल रेस्ट में है, कब मोशन में है, किस पर ये चीजें डिपेंड करती हैं, ये तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेस्ट जो है वो क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि कब किसी पार्टिकल को हम रेस्ट में कह सकते हैं। तो पहले तो बात करेंगे उसी तरीके से, है ना। जब आप जानते हो जब किसी पार्टिकल का पोजीशन टाइम के विथ रिस्पेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो तो उसे हम लोग किस में कहेंगे, रेस्ट में कहेंगे। जब पोजीशन पार्टिकल का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो तो उसे हम लोग किस में कहेंगे, रेस्ट में कहेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि ये अपने पास कोऑर्डिनेट है, ये x है और ये अपने पास क्या है, y है। यहां पर एक पार्टिकल है, यहां पर एक पार्टिकल है। मान लो यहां पर तुम हो, यहां पर कौन है, यहां पर तुम हो। और मान लो कि अभी 10 बज रहे हैं। अभी कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं। और वास्तव में 10 बज रहे हैं लेकिन रात के, ठीक है, मतलब PM है अभी, है ना, नरेंद्र मोदी मैं उसका बात नहीं कर रहा ना, टाइम का, PM का बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर तुम हो, 10 बज रहे हैं अभी, है ना। और 10 बजे मैंने तुम्हें देखना स्टार्ट किया। मैं क्या हूं, तुम्हारा मास्टर? अरे नहीं, अभी तुम्हारे लिए मैं हो जाऊंगा ऑब्जर्वर, क्योंकि तुम्हारे मोशन को मैं देख रहा हूं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हारे मोशन को देख रहा हूं, तो मैं तुम्हारे लिए क्या हूं, ऑब्जर्वर हूं। तुम्हारे मोशन के लिए क्या हूं, ऑब्जर्वर। मैं जब तुम्हें देखूंगा तो मुझे नजर आएगा कि तुम्हारा पोजीशन वेक्टर ये है। लेट अस सपोज इस वेक्टर को मैंने बोला वेक्टर r, क्या बोल दिया, वेक्टर r। 10 बजे तुम्हारा पोजीशन वेक्टर ये था, है ना। और 10:10 हो गया, तुम वैसे के वैसे ऐसे खड़े हो। क्या अभी तुम्हारा पोजीशन वेक्टर बदल जाएगा, क्या अभी तुम्हारा पोजीशन वेक्टर बदल जाएगा, या अभी भी तुम्हारा पोजीशन वेक्टर r ही होगा? अभी भी तुम्हारा पोजीशन वेक्टर r ही होगा। 10:30 बज गया, 10:30 हो गए, भाई साहब आप फिर से ऐसे ही खड़े हो, अभी भी आपका पोजीशन वेक्टर यही रहेगा। 11 बज गया, अभी भी आप वैसे ही खड़े हो, अभी भी तुम्हारा पोजीशन वेक्टर वही रहेगा। तो 10 बजे तुम्हारा पोजीशन वेक्टर r था, 10:10 पर भी r था, 10:30 पर भी r था, और 11:30 जब हो गया तब भी तुम्हारा पोजीशन वेक्टर क्या है, r है। मतलब ये था टाइम, ये था टाइम, और ये था तुम्हारा पोजीशन, ये था तुम्हारा पोजीशन। टाइम तो चेंज हुआ, बट तुम्हारा पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हुआ, तुम्हारा पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हुआ, तुम्हारा पोजीशन चेंज नहीं हुआ, बट टाइम क्या हुआ, चेंज हुआ। अब बता तू रेस्ट में था या मोशन में था, अब बता तू रेस्ट में था या मोशन में था? तुम रेस्ट में कहलाओगे, और तुम्हें भी अनुभव होगा कि तुम रुके हुए हो, चल नहीं रहे थे। तो आप बोल सकते हो कि जब किसी पार्टिकल का टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज ना हो, टाइम बढ़ते जाए, वो पार्टिकल वहीं हो, उसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो ही ना, वैसे पार्टिकल को हम लोग रेस्ट में कह सकते हैं। अब यहां भी ट्विस्ट है, मैं क्या बोल रहा हूं, कह सकते हैं, मतलब गारंटी अभी भी नहीं है रेस्ट में होगा कि नहीं होगा, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करने वाला है ये। ऑल्दो अभी आप समझो कि ये क्या है, रेस्ट में, अभी आप समझो ये क्या है, रेस्ट में है। एक बार देख लो, उसके बाद में मिटा करके, है ना, और आगे बढ़ूंगा। अच्छा, डेफिनेशन लिखने की भी आवश्यकता है क्या? अगर लगता है कि नहीं होगी डेफिनेशन भी लिखना चाहिए तो मेरे साथ लिखिएगा। इफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, इफ पोजीशन of a particle, if position of particle does not changes with time, then it is called in rest.
इन रेस्ट। तो आपको रेस्ट के बारे में जानकारी जो है वो मिल गई होंगी। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए इसे, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं और आपको समझाता हूं मोशन। नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं और आपको क्या समझाता हूं, मोशन। ठीक है, चलिए मिटा देता हूं इसको, है ना। आप लोग लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपका मन है वही करो, है ना। अपने मन का मालिक रहो, लेकिन लिमिट भर, लेकिन लिमिट भर। ठीक है, और अच्छे चीजों में अपने मन का मालिक रहो। ठीक है, ये नहीं कि मैं घूमने जाऊंगा मेरी मर्जी। ठीक है, ऐसा नहीं करते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग हेडिंग बनाना मोशन, और मैं पहले मोशन को समझाऊंगा। अच्छा, मोशन क्या होगा? अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन टाइम के विथ रिस्पेक्ट चेंज हो तो उसे हम लोग किस में कहेंगे, मोशन में कहेंगे। सिंपल सी बात है। अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो तब उसे किस में कहेंगे, मोशन में कहेंगे। बड़ा सिंपल है, समझना, मेरे साथ ध्यान से समझना। देखो तो ये कोऑर्डिनेट मैंने बनाया, ये x है और ये क्या है अपने पास, y। अभी मान लो कि 10 बज रहे हैं। अच्छा, 10 से ज़्यादा हो गए होंगे, मैंने समझाया भी तो इतनी देर में, है ना। कोई बात नहीं, आप समझदार हो, आप समझना। यहाँ पर मैं टाइम लेता हूँ, यहाँ पर क्या लेता हूँ, टाइम लेता हूँ, है ना। अभी मान लो कि कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, और 10 बजे तुम यहाँ पर हो, है ना। 10 बजे तुम यहाँ पर हो और मैं तुम्हें देखूंगा, मैं क्या कहलाऊंगा, ऑब्जर्वर। अरे देखने वाला तुम्हारे मोशन को क्या कहलाएगा, ऑब्जर्वर कहलाएगा। मैं तुम्हें देखूंगा, मैं क्या कहलाऊंगा, ऑब्जर्वर कहलाऊंगा। और मैं जैसे ही तुम्हें देखूंगा मैं बोलूंगा तुम्हारा पोजीशन वेक्टर ये है, तुम्हारा पोजीशन वेक्टर ये है, वेक्टर आर। अब थोड़ी ही देर बाद तुम 10:20 हो गए और तुम जो हो वो यहां से घसक के यहां आ गए, यहां से घसक के यहां आ गए। अब तुम्हारे ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, यानी कि मुझे क्या लगेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि तुम्हारा पोजीशन वेक्टर अब ये नहीं, ये है। इसको अगर R1 बोल ले तो इसको R2 वेक्टर बोल सकते हैं। अब थोड़े टाइम के बाद, है ना, मैंने देखा कि टाइम हो गया 11 बज गया। अब टाइम जब 11 हुआ तुम यहां से घसक के यहां आ गए, यहां आ गए। अब मुझे क्या लगेगा, तुम्हारे ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, तुम्हारा पोजीशन वेक्टर अब चेंज होकर के ये हो गया R3। अब मान लो 12 बज गया, 12 बज गया सर, 12 बज गया सर। तो अब तुम घसक के यहां आ गए। अब तुम्हारे ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, मुझे क्या लगेगा, बताओ, मैं तुम्हारा ऑब्जर्वर हूं, तुम्हारा पोजीशन वेक्टर ये है, इसे R4 वेक्टर बोल सकते हैं। क्या देख रहे हो कि 10 बजे तुम्हारा पोजीशन वेक्टर R1 है, 10:20 हुए तब तुम्हारा पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 है। जब 11 बज गए तब तुम्हारा पोजीशन वेक्टर क्या है, R3 है। और जब 12 बज गए तब तुम्हारा पोजीशन वेक्टर क्या है, R4 है। तो यहां तुमने क्या रखा, यहां रखा अपना पोजीशन, और यहां तुमने क्या रखा, यहां रखा तुमने अपना टाइम। देखो तो क्या टाइम चेंज हो रहा है, क्या टाइम चेंज हो रहा है, बिल्कुल सर। क्या तुम्हारा पोजीशन भी चेंज हो रहा है, क्या तुम्हारा पोजीशन भी चेंज हो रहा है, बिल्कुल। अब तुम बताओ, तुम रेस्ट में हो या मोशन में हो, तुम मोशन में। सर मैं तो चल रहा हूं, मैं तो उड़ रहा हूं, है ना। अच्छा, उड़ती पापा की परियां हैं, तुम लोग नहीं उड़ते हो, ठीक है। तो संभल के ही चलना भाई साहब, ठीक है, अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो टाइम भी चेंज हुआ और पोजीशन भी चेंज हुआ। तो आप बोल सकते हैं इफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विथ टाइम देन इट इज कॉल्ड ए मोशन। अगर पोजीशन चेंज हो टाइम के विथ रिस्पेक्ट तो उस पार्टिकल को, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग किस में बोल सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग कह सकते हैं कि वो मोशन में होगा। क्या कह सकते हैं कि वो मोशन में होगा। बोल समझ में आया? अगर समझ में आया तो फिर से बोलूंगा, कमेंट करना। तुम अपनी भावनाओं को कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाना और मैं अपनी भावनाओं को वीडियो के माध्यम से तुम तक पहुंचाता हूं, ठीक है। तो ये क्लास है आपका, है ना। आप लोग थोड़ा सा सीरियसली इस चीज़ को लेना, पढ़ो जब भी तब आपके पास कॉपी पेन तमाम चीज़ें होना चाहिए, ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को क्या कर पाओ, सीख पाओ। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ मोशन का, है ना, लिखना मेरे साथ। इफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, इफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विथ टाइम then it is in motion, या फिर it is called in motion, it is called in motion। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड होता हूं, आप लोग इन चीजों को लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको रेस्ट और मोशन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो है वो बताऊंगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए आप लोग, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं रेस्ट और मोशन से रिलेटेड, उन पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। रेस्ट और मोशन, है ना,
अपने पास अल्बर्ट आइंस्टीन एक रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट थे, है ना, जिन्होंने बताया कि रेस्ट और मोशन जो है ये एक्चुअली एब्सोल्यूट वर्ड नहीं है, ये एब्सोल्यूट वर्ड नहीं है, ये रिलेटिव वर्ड है। हालांकि उन्होंने ये बातें नहीं बोली थी, उन्होंने बोली थी कि यूनिवर्स के जितने भी पार्टिकल हैं उनका रेस्ट में होना और मोशन में होना डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे या फिर ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, उनका ये कहना था। बट मैं मिला जुला करके वैसे बोल रहा हूं जिसमें आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। तो आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आपको मैं सिंपली ये समझाना चाह रहा हूं कि रेस्ट और मोशन एक्चुअली एब्सोल्यूट वर्ड नहीं है, ये रिलेटिव वर्ड है, ये रिलेटिव टर्म है, एक दूसरे पे डिपेंड करने वाले टर्म है ना, जो डिपेंड करते हैं कहीं ना कहीं से रेफरेंस फ्रेम पे। तो मैं एक नोट पॉइंट आपको लिखवाता हूं इसके बारे में, लिखना मेरे साथ, है ना, नोट पॉइंट है वो आप लिखना मेरे साथ, है ना। रेस्ट एंड मोशन आप अपने डायरी में लिखते जाना। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स which depends on frame of reference पूरा लिख लेना, ठीक है। मैंने क्या बोला कि रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म है जो डिपेंड करता है किस पे, रेफरेंस फ्रेम पे। कैसे, समझो, मैं एक एग्जांपल देता हूं। अभी तक आपको क्या लग रहा है कि अगर कोई पार्टिकल का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोशन में। नहीं चेंज होगा तो क्या कहेंगे, रेस्ट में। बट ऐसा नहीं है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मान लो कि आप ट्रेन में हो, आप 3 दोस्त हो, ठीक है, 2 जा रहे हो घूमने और एक दोस्त आपको छोड़ने गया, ठीक है। ये आपका प्लेटफॉर्म है, मेरा आर्ट बहुत कमजोर है, ठीक है, तो अगर नहीं बने अच्छे से तो आप देख लेना ना। ये आपका क्या है, ये आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये आपका प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे मान लो क्या है, ट्रेन है। ये क्या है आपका, तो ये है आपका ट्रेन। तुम्हारा एक दोस्त यहाँ पे है, तुम्हारा एक दोस्त प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से खड़ा है और 2 दोस्त ट्रेन में है। 2 दोस्त क्या है, तो 2 दोस्त तुम्हारा ट्रेन में बैठा हुआ है, ठीक है। प्लेटफॉर्म के पास कुछ पेड़ पौधे भी होंगे, ठीक है, इस तरीके से तुम दिखा सकते हो, है ना, यहाँ पर पेड़ पौधे भी बहुत सारे होंगे, ठीक है, इस तरीके से तुम दिखा सकते हो। और ये अपना क्या है, प्लेटफॉर्म है। तुम्हारा दोस्त गया, गाड़ी आई, 2 दोस्त तुम्हारा बैठा गाड़ी में और गाड़ी खुल गई। अब मान के चलो कि ये ए है और ये बी है और ये क्या है, सी है। जब ए से मैं पूछूंगा, जब पूछूंगा कि बताओ बी तुम्हें कैसा लग रहा है, तो बोलेगा सर बी वो तो मोशन में लग रहा है। बोलेगा सी तुम्हें कैसा लग रहा है, बोलेगा सी मोशन में लग रहा है। ट्रेन तुम्हें कैसा लग रहा है, ट्रेन मोशन में है। दैट मीन्स ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर है ए, जो देख रहा है और बता रहा है। देखने वाला, मोशन को एब्जॉर्ब करने वाला ऑब्जर्वर कहलाता है। तो ए जब बी को देखेगा, सी को देखेगा, ट्रेन को देखेगा, तो ए को लगेगा कि ये मोशन में है। क्या सही लग रहा है या गलत लग रहा है, क्या सही लग रहा है या गलत लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। या ट्रेन चल रही है, उसमें बी और सी बैठे हुए हैं, वो भी चल रहे हैं, वो सभी मोशन में है। एक्चुअली प्लेटफॉर्म आपका रेस्ट में है, प्लेटफॉर्म पे जो खड़ा बंदा है वो भी रेस्ट में है और ये मोशन में है और इसमें बैठे व्यक्ति भी किस में है, मोशन में। लेकिन वहीं मैं जाऊं और बी से पूछूं, बताओ बी, बताओ तुम्हें सी कैसा लग रहा है, तुम्हारा दोस्त सी तुम्हें कैसा लग रहा है, सी ये तो रेस्ट में है सर, मेरे बगल में खड़ा है। जब मैं बी से पूछूंगा कि बताओ सी कैसा लग रहा है, तो बोलेगा ये तो रेस्ट में है सर, मेरे बगल में खड़ा है, बदल तोड़ी ना रहा इसका पोजीशन, टाइम तो चेंज हो रहा है, ये तो यहीं के यहीं खड़ा है। क्या एक्चुअल में सी रेस्ट में था, क्या एक्चुअल में सी रेस्ट में था, नहीं, एक्चुअल में सी रेस्ट में नहीं था, एक्चुअल में सी रेस्ट में नहीं था। फिर क्यों लग गया, जब ऑब्जर्वर ए था तब लगा कि सी जो है वो है मोशन में, और जब ऑब्जर्वर बी बन गया तब लगा कि सी किस में है, रेस्ट में है। मतलब आप ये समझो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट और मोशन में होना रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा और रेफरेंस फ्रेम में ही तो ऑब्जर्वर होते हैं। दैट मीन्स ऑब्जर्वर पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। मैं जाकर के बी से पूछूं बताओ प्लेटफॉर्म तुम्हें कैसा लग रहा है, प्लेटफॉर्म चल रहा है सर। बताओ पेड़ पौधे तुमको कैसे लग रहे हैं, वो भी चल रहे हैं सर। तुम्हारा दोस्त ए कैसा लग रहा है, वो भी चल रहे हैं सर। क्या वास्तव में ये तमाम चीजें चल रही हैं या रुकी हुई होंगी? ये तमाम चीजें रुके हुए होंगे, ये चल नहीं रहे होंगे, लेकिन ऑब्जर्वर अगर बी बनेगा तो ये सभी चीजें मोशन में दिखाई देंगी।
ऑब्जर्वर अगर सी बनेगा तब भी ये चीजें मोशन में दिखाई देंगी, बट ऑब्जर्वर ए से पूछोगे बताओ प्लेटफॉर्म कैसा लग रहा है तुम्हें, रुका हुआ है सर। मतलब एक चीज पॉसिबल है कि रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, फर्क सिर्फ इतना है, फर्क सिर्फ इतना है, देख कौन रहा है, ऑब्जर्वर कौन है, फर्क सिर्फ इतना है। बोल मजा आया? एक एग्जांपल और देता हूं। सन के अबाउट अर्थ क्या कर रहा है, घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। तुम्हारे घर में रखा हुआ हर एक सामान, तुम्हारा मोबाइल फोन, तुम्हारा घड़ी, तुम्हारा टेबल, तुम्हारा बेड, तुम्हारा फ्रिज, हर एक सामान कैसा है तुम्हारे लिए, रेस्ट में है। बट सोच कि अगर तुम इन तमाम चीजों को सन पे जाके देखेगा, जा नहीं सकता वो अलग बात है, बहुत ज्यादा हीट है उसमें, है ना। पुरानी कथाएं हैं कि हनुमान जी गए थे तो वो भगवान थे, है ना, वो अपनी जगह है, तू इंसान है, लिमिट में रह करके ही सोचियो, ठीक है। लेकिन मान ले, एज्यूम कर कि तुम्हारे आंख को मैं यहां से फेंक करके सूरज पे, है ना, रख दिया, तब तुम्हें ये तमाम चीजें कैसी लगेंगी, रेस्ट में लगेंगी क्या? नहीं, ये सभी चीज तुम्हें कैसा लगेगा, ये सभी चीज तुम्हारा मोशन में है। मतलब किसी भी चीज का रेस्ट और मोशन में होना कहीं ना कहीं से डिपेंड करता है रेफरेंस फ्रेम पर, किस कोऑर्डिनेट एक्सिस से तुम एनालाइज कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो अपने मोशन को। और ये बात बताई थी कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। बोल मजा आया? रेस्ट और मोशन का ये इंट्रोडक्शन रहा। मैंने पूरी कोशिश की है ना, कि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो काफी बढ़िया ढंग से समझा पाऊं, ठीक है। बाकी लिखिए, उसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन पे हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लिखिए आप लोग, उसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए भैया, अब हम लोग थोड़ा सा टाइप्स ऑफ मोशन देख लेते हैं, है ना, रफली, तो थोड़ा सा सही रहेगा। बाकी कल से हम लोग मोशन पैरामीटर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे, है ना। चलिए लिखिए, हेडिंग बनाइए मेरे साथ, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। 3 टाइप के मोशन होते हैं, 1D मोशन, 1D मोशन, है ना, 1D मोशन, ठीक है, 2D मोशन, 2D मोशन, है ना, 2D मोशन, और तीसरा होता है अपने पास 3D मोशन, 3D मोशन, जिसको 3 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन और 2 डायमेंशनल मोशन के नाम से जानते हैं। क्या होता है, आइए थोड़ा सा क्या करते हैं, समझते हैं, आइए थोड़ा सा समझते हैं। मोशन है, मोशन है, मोशन है, इसका मतलब पोजीशन चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टाइम, तो लिख सकते हैं, है ना, पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन चेंजेस, पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तीनों के लिए बातें क्या होंगी, सही होंगी, बट तीनों के लिए बातें क्या होंगी, अलग अलग होंगी। एक बातें क्या होंगी, अलग अलग। पोजीशन चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, पोजीशन चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, पोजीशन चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, बट इसमें पोजीशन चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन, और इसमें पोजीशन चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में इन प्लेन, इन प्लेन, है ना, इन प्लेन, और इसमें पोजीशन चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में इन स्पेस, इन स्पेस, इन स्पेस। जरा समझे इन चीजों को, जरा समझे इन चीजों को कि मैं क्या बोल रहा हूं। जब पोजीशन चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में और वो स्ट्रेट लाइन में होगा, तो उस मोशन का नाम हम लोग रखेंगे 1D मोशन, या फिर उसी का नाम 1 डायमेंशनल मोशन देते हैं, या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो ये चैप्टर है, या फिर उसी का नाम रेक्टिलिनियर मोशन होता है। जब किसी पार्टिकल का पोजीशन चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में और वो प्लेन में चेंज हो रहा हो, एक समतल में बदल रहा हो, मतलब 2 एक्सिस इन्वॉल्व हो गए, यहाँ 1 एक्सिस इन्वॉल्व थे, यहाँ 2 एक्सिस इन्वॉल्व हो गए, तब वैसे मोशन को हम लोग बोलेंगे 2 डायमेंशनल मोशन, या फिर इसी का नाम मोशन इन अ प्लेन देते हैं, जो आपका अगला चैप्टर है। और जब किसी पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो टाइम के रिस्पेक्ट में और वो स्पेस में चेंजिंग हो, मतलब एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस अब क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, तब उसके मोशन को हम लोग बोलेंगे 3 डायमेंशनल मोशन, या फिर मोशन इन अ स्पेस बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल क्या, ऊपर से कोई वस्तु नीचे गिर रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी, आइडियल एग्जाम्पल है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गिरा, एक पत्थर फेंक दिया तुमने स्मॉल हाइट से, वो गिरेगा तो स्ट्रेट लाइन में ही गिरेगा, वो मोशन क्या है तुम्हारा, स्ट्रेट लाइन मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन है। इसका प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, ऐसे कोई पत्थर को फेंक दो, ऐसे ऐसे फेंकोगे, ऐसे, है ना, गिरेगा, उसमें 2 प्लेन आ गए, एक प्लेन में वो मोशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं, एक प्लेन में एक्स और वाई, अगर ये एक्स है और ये क्या है, वाई है, तो
एक्स वाई प्लेन में वो मोशन होगा, एक्स वाई प्लेन में वो क्या होगा, मोशन होगा। 3D का बात है, सर्कुलर मोशन भी इसी में आता है ना, धीरे धीरे सीखोगे सारा चीज। 3D मोशन का एग्जांपल बता दो, डस्ट पार्टिकल का मोशन, डस्ट पार्टिकल का मोशन, या फिर बर्ड जो फ्लाई करता है, चिड़िया जो उड़ता है उसका मोशन, कैसे उड़ता है वो, कुछ किधर भी उड़ सकता है, तीनों एक्सिस इन्वॉल्व होंगे उसमें, कुछ समझ नहीं सकते हो ये किधर उड़ रहा है, एक्स भी इन्वॉल्व होंगे, वाई भी और जेड भी। तो एक एक्सिस अगर कंसीडर करोगे, एक एक्सिस के अलोंग अगर मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन 1D मोशन, 2 एक्सिस अगर इन्वॉल्व होगा तो 2D मोशन, और तीनों एक्सिस अगर इन्वॉल्व होगा तो 3D मोशन। ये रहा आज का ओवरऑल अपना इंट्रोडक्शन मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, या फिर आप काइनेमेटिक्स का इंट्रोडक्शन बोल ले। उम्मीद है कि आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आई हैं, है ना, तो कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट से, है ना, काफ़ी ज़्यादा उत्साह हमें मिलती है कि नहीं बच्चे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो और ज़्यादा काम करने की, है ना, मेहनत करने की जो इच्छा है वो अंदर से होती है। ठीक है, बाकी सब ठीक है। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए और काफ़ी बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, बाय बाय।